ये बैलेंस शीट मैंने हॉरिजॉन्टल बनाई थी सिर्फ आपकी कन्वीनियंट के लिए। हमें बैलेंस शीट क्वेश्चन में इस तरह से गिवन होगी वर्टिकल। अब हम बनाने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने अभी बताया हम तीन तरह की एक्टिविटीज शो करते हैं। पहली कौन सी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और जब हम इन तीनों एक्टिविटीज को ऐड करेंगे तो निकल कर आएगा नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो चेंज या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। वो चेंज या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। उसमें हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग, तो निकल कर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तीन तरह की एक्टिविटीज है। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शो करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज शो करेंगे, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज शो करेंगे। जब तीनों एक्टिविटीज कैलकुलेट कर लोगे उसका तीनों के आंसर को टोटल करोगे, यानी तीनों की एक्टिविटीज के आंसर का टोटल करोगे तो निकल कर आएगा नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो अगर पॉजिटिव आया तो वर्ड लिखेंगे इंक्रीज, नेगेटिव आया तो वर्ड लिखोगे डिक्रीज। पॉजिटिव आया तो इंक्रीज, नेगेटिव आया तो डिक्रीज। उसमें फिर ऐड करेंगे क्योंकि वेरीफाई कर रहे हैं जो हमने कैलकुलेट किया है वो सही कैलकुलेट किया है। उसमें हम प्लस करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग। जब मैं बोल रहा हूं तो इसके अंदर दोनों आ रहे हैं, करंट इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी आ रहे हैं। उसमें हम ऐड करेंगे तो पता कौन सा आंसर आ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम इस चीज को समझ रहे हैं। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पता जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप कैलकुलेट कर लोगे फिर हम शुरू करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर लेंगे फिर हम कैलकुलेट करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यानी इसका फॉर्मेट इस तरह से ही चलेगा। पहले आपको ऑपरेटिंग ही कैलकुलेट करनी है, ऑपरेटिंग कैलकुलेट करने के बाद इन्वेस्टिंग कैलकुलेट करनी है, इन्वेस्टिंग कैलकुलेट करने के बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करनी है। सबको क्लियर है? तो हम पहले सीख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 स्टेप लगाने पड़ेंगे, उसके बाद निकल कर आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 स्टेप लगाने पड़ेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले लिया जाता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। उसमें से माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। फिर उसमें हम 3 चीजें ऐड करते हैं। वो 3 चीजें कैसे याद रखोगे? DRT। डी का मतलब डिविडेंड, आर का मतलब रिजर्व, टी का मतलब टैक्स। डिविडेंड, रिजर्व, टैक्स। डिविडेंड के लिए हम लिखते हैं प्लस प्रपोज डिविडेंड, रिजर्व के लिए लिखते हैं प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व, और टैक्स के लिए लिखते हैं प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। डिविडेंड, रिजर्व और टैक्स। तो ये 3 चीजें जब ऐड करोगे तो निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट नहीं किया, अभी सिर्फ हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। मैंने कहा 3 स्टेप आपको लगाने पड़ते हैं। उसके बाद निकल कर आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरी बात, ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये हम फेयर में नहीं वर्किंग नोट में दिखाएंगे। इतना स्टेप अभी हम फेयर में ही दिखा रहे हैं शुरू के कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि अगर मैं अभी से इसको वर्किंग नोट में दिखाऊंगा तो बच्चों के लिए फॉर्मेट थोड़ा टफ हो जाता है। अभी शुरू के कुछ क्वेश्चंस में मैं इसको फेयर में ही रखूंगा। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद बस इतना पार्ट उठाएंगे, इसको वर्किंग नोट में डाल देंगे। फिर हमारा स्टार्ट होगा ऐसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन हम कहां शो करेंगे? वर्किंग नोट में, सिंपल वर्ड्स में। अभी हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन कहां दिखा रहे हैं? फेयर में दिखा रहे हैं। इससे आपको फॉर्मेट बड़ा इजी से याद हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड स्टेप की। उसके पहले हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। और उसको कैसे याद रखना है? सेकंड स्टेप को उसको याद रखना है DIL। DIL, D स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन, तो लिखेंगे प्लस डेप्रिसिएशन। I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट। L स्टैंड फॉर लॉस ऑन सेल, तो प्लस लॉस ऑन सेल। पता है डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स पे,
टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, इनटेंजिबल एसेट्स पे क्या लगता है, एमोर्टाइजेशन। तो अगर डेप्रिसिएशन आपको याद है तो आपको साथ साथ याद रखना पड़ेगा एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन मतलब रिटर्न ऑफ। और ये जो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग। जनरली आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग का ही दिया होता है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग का दिया है तो वो भी लेना पड़ेगा। और ये जो लॉस ऑन सेल बात कर रहे हैं, ये फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे, यानी फिक्स एसेट्स की अगर बोल रहा हूं तो टेंजिबल भी है और इनटेंजिबल भी है। इसका अगर कोई लॉस ऑन सेल है तो वो भी प्लस करना पड़ेगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर मैं लॉस ऐड कर रहा हूं तो फिर प्रॉफिट क्या करूंगा? यस, बिल्कुल सही, माइनस करेंगे। तो माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। पता हम बोरिंग के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, बोरिंग के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। इन्वेस्टमेंट पे हम इंटरेस्ट क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। तो मैंने तो आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ये वाला है तो प्लस करोगे, और अगर इंटरेस्ट ये वाला है तो क्या करोगे? माइनस। और ये इंटरेस्ट किसके ऊपर है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यानी याद आपको 3 रखने हैं, 3 बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। यानी आपने क्या क्या याद रखा? डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और लॉस। डेप्रिसिएशन याद हुआ तो साथ साथ क्या याद हो जाएगा? एमोर्टाइजेशन। अगर इंटरेस्ट पेड है तो इंटरेस्ट रिसीव भी है, लॉस ऑन सेल है तो प्रॉफिट ऑन सेल भी है। तो ये प्लस माइनस करोगे तो निकल कर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हमारा था सेकंड स्टेप। ये कौन सा था? फर्स्ट स्टेप। अब हम लगा रहे हैं थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप के लिए आपको क्या याद रखना है? DCA। इसका मतलब है डिक्रीज इन करंट एसेट्स। यानी आपको इसमें क्या प्लस करना है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर हम डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड करेंगे तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज क्या करेंगे? यस, माइनस करेंगे। अगर हम डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड कर रहे हैं तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज क्या करेंगे? माइनस। अगर हम डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज माइनस कर रहे हैं तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अगर आपको ये याद है डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस करना है तो इसका इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज भी क्या होगा? प्लस होगा। और अगर इतना याद है, ये याद हो गया, और अगर ये पूरा याद है तो आप इसका रिवर्स माइनस कर दोगे। इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये हमारा था थर्ड स्टेप। नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं। ये प्लस माइनस करते हो तो निकल कर आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये प्लस माइनस करते हो तो क्या निकल कर आता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये हमारा थर्ड स्टेप का आंसर आ गया। अब इसमें से लेस कर दोगे इनकम टैक्स पेड। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से इनकम टैक्स पेड माइनस करोगे, और अगर आंसर प्लस का आया तो लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये प्लस का आया, और अगर ये माइनस का आया तो लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मैं दोनों लिख रहा हूं। प्लस का आया तो लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर माइनस का आया तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। और आपको पता है इन्वेस्टिंग के लिए सिर्फ यहां ध्यान देना है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए आप ऑलरेडी भी समझ चुके हैं। एक तो सेल आएगी इनकी और परचेज आएगी। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। पता है इन्वेस्टमेंट पे जो हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे वो भी यहां दिखाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव। तीनों को प्लस करोगे, और अगर आंसर पॉजिटिव आया तो लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अगर माइनस में आया तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पता है आंसर प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। अगर हम याद देखें तो हमने कहा कोई प्लस माइनस का तो साइन लगाया ही नहीं है, जबकि जब हम ऑपरेटिंग कर रहे थे तो हम बता रहे थे देखो ये प्लस होना है, ये माइनस होना है, ये प्लस होना है, ये माइनस होना है, ये प्लस होना है, ये माइनस होना है ना, ये माइनस होना है। तो हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? पता है बड़ा सिंपल है। जो इनफ्लोज है वो पॉजिटिव है
यानी जिनमें कैश आ रहा है वो पॉजिटिव है और जिनमें कैश जा रहा है वो नेगेटिव है। जैसे यहाँ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट है तो इसमें कैश आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इसमें भी कैश आ रहा है, पॉजिटिव है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है तो आपको पता है इसमें कैश जा रहा है तो ये नेगेटिव है। लेकिन हमने यहाँ साइन नहीं लगाने ऐसे प्लस माइनस के, पता है जब हम लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, मान लो 50,000 है तो बस 50,000 इस तरह से। इंटरेस्ट रिसीव किया 10,000 तो इस तरह से। लेकिन जब परचेज लिखोगे, मान लो परचेज है 70,000 तो पता साथ में ब्रैकेट डालने पड़ेंगे, ये ध्यान देना आप। यानी जो माइनस का अमाउंट है जब इन्वेस्टिंग दिखा रहे हो, इवन फाइनेंसिंग में भी यही होगा, वहां पे प्लस माइनस का कोई साइन नहीं लगेगा। यानी जो पॉजिटिव है वो तो ऐसे ही लिख दीजिए, जो नेगेटिव है वो किस में दिखाओगे, ब्रैकेट में दिखाओगे, तो पता चल जाएगा आपको माइनस का आ रहा है आंसर या प्लस का आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो हम बात करेंगे शेयर कैपिटल की, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की। शेयर कैपिटल अगर हम इशू करते हैं तो इसका मतलब वो पॉजिटिव अमाउंट है, प्लस का साइन नहीं लगाना, बस आपको ब्रैकेट नहीं लगानी। डिबेंचर्स इशू करते हो, ये भी आपका पॉजिटिव अमाउंट है। आपने लोन रेज किया तो ये भी पॉजिटिव अमाउंट है क्योंकि लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है इनसे। शॉर्ट टर्म लोन इंक्रीज हुआ तो ये भी पॉजिटिव अमाउंट है। यानी जब इनके अमाउंट लिखोगे तो ब्रैकेट नहीं लगानी है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल रिडीम कर रहे हो तो ये नेगेटिव है, यानी इसके जब अमाउंट लिखोगे तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। डिवेंचर्स रिडीम कर रहे हो तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। लोन रीपेड कर रहे हो तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। डिक्रीज हो रहा है शॉर्ट टर्म लोन में तो आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। जैसे इसका इंटरेस्ट रिसीव यहां आया था, ऐसे इनका इंटरेस्ट पेड यहां पर आएगा, और इंटरेस्ट पेड बोल रहा हूं तो ये भी नेगेटिव है। इनका तो इंटरेस्ट पेड होता है, शेयर कैपिटल के ऊपर क्या पे किया जाता है, डिविडेंड, तो वो भी आएगा डिविडेंड पेड। यानी जो माइनस वाले हैं उनके लिए जब अमाउंट लिखोगे तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, जो पॉजिटिव वाले हैं उनके लिए कोई ब्रैकेट नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये फाइनेंसिंग का टोटल करोगे तो ये आ जाएगा नेट कैश, प्लस का आया तो फ्लो फ्रॉम, और अगर माइनस का आया तो यूज्ड इन। फिर हम तीनों आंसर को प्लस करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। फिर हम इन तीनों आंसरों को प्लस करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तीनों आंसर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अगर ये प्लस का आया तो यहां लिखोगे इंक्रीज, और अगर माइनस का आया तो लिखोगे डिक्रीज। दूसरा, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि अमाउंट किस कॉलम में लिखने हैं, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। इसके बारे में हम बात करेंगे 3 क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि 3 क्वेश्चन में 99% बच्चे समझ जाते हैं कौन सा अमाउंट कहां लिखना है। यानी अगर हम समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चों को कंफ्यूजन बढ़ जाती है, क्योंकि पता कुछ अमाउंट तो अभी यहां पर भी आएंगे, कुछ अमाउंट यहां आएंगे, फिर कुछ यहां आएंगे, कुछ वहां आएंगे। तो आप पहले 3 क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेट को समझिए। अमाउंट्स की प्रॉब्लम 3 क्वेश्चन के बाद आपकी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, और अगर नहीं भी क्लियर होगी तो कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में फिर बात करूंगा अमाउंट्स कैसे दिखाने हैं। तो आप ये फॉर्मेट नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं।